Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को. पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज 22nd सेशन है. कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे पेडागोजी के जो आपको हेल्प करेंगे सभी टीचिंग एग्जाम्स में. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पोल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे. पोल में हल्का सा टाइम लगता है. हाँ, कल पक्का टाइम पे क्लास होगी आपकी, टेंशन ना लो, है ना. मैनेज करो आज के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत की जाएगी. ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत होनी भी चाहिए. ठीक है. 22nd ये पीडीएफ 3-4-5 पीडीएफ एक साथ ही मिल जाएंगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आता है. और आगे टीचिंग एग्जाम्स की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है या फिर ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई होती है वो हम करते रहते हैं. टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड जहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाती हैं या लिंक मिल जाते हैं डेली वीडियोज़ के. चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एक पोल मैं आपके सामने प्रदर्शित करती हूँ. हाँ, प्रदर्शित, नाइस. चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार और आंसर कीजिए, है ना. आ जाओ एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये देखो अभी आवाज़ बेटर होगी पहले से. बहुत बढ़िया. लाइक शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँचे. ऑब्वियसली हम लेट हैं आजकल, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश रहेगी कल तो अगर मूड हुआ तो मैनेज करो. कल अगर मूड हुआ तो 9 बजे भी हो सकती है आपकी क्लास. कोशिश करेंगे कल से 9 बजे ला पाएँ. ठीक, देखिए एक बार, मैं एक बार देखती हूँ. पोल आपके सामने भेज दिया जाएगा. ये लो, पोल में आंसर करना. क्वेश्चन नंबर 1 का एक पोल. ताकि सही आंसर का पता यहाँ डायरेक्ट लग सके. इसमें कुछ सेकंड का समय लगता है, उसको भी आगे कर देंगे. ठीक, देखिए क्योंकि ऑप्शंस लिख लिख के भेजने पड़ते हैं आपके सामने. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट एम्ब्रेसेस द नीड्स ऑफ एकेडमिकली डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड और हु हैव डिसेबिलिटीज. मतलब ये कौन सी एक स्ट्रेटजी है, कौन सा एक इफेक्टिव तरीका इसको हम कहेंगे. नाम बताना है. इंस्ट्रक्शनल अप्रोच का एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण की एक प्रभावी रणनीति है जो छात्रों की अकादमिक यानी एकेडमिकली जो डाइवर्स पॉपुलेशन है. एकेडमिकली मतलब अगर हम बात करें क्लासरूम में हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं. कुछ ऐसे होंगे जो गिफ्टेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिसेबल्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको किसी एक क्षेत्र में परेशानी होगी, है ना. तो कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इन सब के लिए यूज किए जा सकते हैं, कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जो इन सब की विशेषताओं को ध्यान में रख करके, इनकी नीड्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है. पहला ऑप्शन है मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन, दूसरा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तीसरा है रेमेडियल इंस्ट्रक्शन और लास्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. ध्यान से आंसर कीजिएगा, गड़बड़ बहुत हो सकती है और हो रही है. अपनी मर्जी से आप लोग आंसर कर रहे हैं. अभी जो ज़्यादातर पोल के आंसर हैं वो सी ऑप्शन है, यानी रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, जो कि कुछ होती ही नहीं है. रेमेडियल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होती है. रेमेडी दी जाती है डायग्नोस करने के बाद, प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद रेमेडी दी जाती है. यहाँ बात हो रही है अलग अलग तरह के डाइवर्स लर्नर्स आपके सामने हैं. डिसेबल्ड बच्चे भी हैं, गिफ्टेड बच्चे भी हैं. कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जो इन सबको हेल्प कर सकती है. तो सिंपल आंसर यहाँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है. जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है इंडिविजुअल को अलग अलग दी जाए. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता तब समझ में आता. यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग एजुकेशन, जो कि सही नहीं बनता. तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जाते हैं तो अप्रोच की यदि मैं बात करूं तो अप्रोच रहेगी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन या विभेदित निर्देश. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आप गिफ्टेड बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है, उसके पेस के अकॉर्डिंग होगा. वो किस स्पीड से सीखता है, किस तरह का उसका इंटेलेक्ट है, किस लेवल पे वो उसको एग्जांपल्स या एक्सपीरियंसेस दिए जाने चाहिए, ये सब इन्वॉल्व होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में. चाहे आपका बच्चा गिफ्टेड है, चाहे वो डिसेबल्ड है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ही ये है कि एक डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स मतलब जहां अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं. जबकि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो होता है वो पर बच्चे के अकॉर्डिंग, अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और वो एक कहानी अलग हुई और उसको स्पेशल एजुकेशन में यूज करते हैं, ना कि पर्टिकुलरली जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा है उस सेंस में. ठीक, तो ये इसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन को यहाँ आईईपी से मत जोड़िए. यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब हो गया कि अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे के लिए या इंडिविजुअल एक एक करके समझाएंगे या पढ़ाएंगे, जो कि गलत है. तो इसलिए आंसर डी कभी नहीं हो सकता. बेहतर आंसर है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन.
अगर आपने मेरे साथ या यूट्यूब पर भी मेरा सेशन देखा होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, तो ये आपको समझ आ गया होगा, वहाँ मैंने पुराने सेशंस में अच्छे से समझाया हुआ है। जिनकी स्क्रीन ब्लर आ रही है वो सेटिंग्स में जाके 1080p या हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से बिल्कुल HD क्वालिटी हाई डेफिनेशन में चल रहा है सेशन। ठीक, कितनी जल्दी आंसर बदल देते हो ना आप लोग पोल में, जैसे ही मैं आंसर बताती हूँ पोल में आंसर बदल देते हो। आंसर बताने से पहले पोल हटा दिया जाएगा आगे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। सेकंड, आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे के सारे देखिएगा, सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही हैं क्योंकि पोल में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज अ प्रोसेस that helps to overcome barriers limiting the presence, participation and achievement of learners। यानी ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो शिक्षार्थियों के सामने बैरियर्स हैं, यानी कुछ सीमाएं हैं, कुछ रुकावटें हैं, जैसे उनकी प्रेजेंस में लिमिट करना, यानी वो प्रेजेंट नहीं हो पाते स्कूल में, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हर एक एक्टिविटी में, अचीव नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को ओवरकम किया जाता है? पहला ऑप्शन सेग्रीगेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन या इंक्लूजन। पोल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही कीजिएगा, इसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप आंसर गलत दें, जबकि चारों ऑप्शन आसपास के ही हैं, बहुत ही क्लोज ऑप्शन हैं, बट दीजिए जवाब। पोल आपके सामने है, आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, अगर इसको और क्लियर किया जा सकता है तो मैं कर देती हूँ। वैसे तो मेरे एंड पे बेस्ट है क्वालिटी इस टाइम। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल। देखिए, डी ऑप्शन 70% ने आंसर किया, बिल्कुल सही आंसर है। इस बार तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया, है ना, अच्छा आंसर है भाई। बात क्या है, डैश इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ओवरकम बैरियर्स, यानी किसी भी तरह की जो रुकावटें हैं उनको ओवरकम करना, जो भी लिमिट करती हैं बच्चे को, चाहे वो उसकी प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन या अचीवमेंट के बेसिस पे हो। क्योंकि इंक्लूजन में क्या होता है, अचीवमेंट भी इतना नहीं है कि हर हालत में बच्चे को ऊपर आना ही है, फर्स्ट आना ही है या इंप्रूवमेंट शो होनी ही है। मेन पर्पज है उसकी नीड्स को फुलफिल करते हुए उसको इंक्लूड किया जाए। वहीं अगर हम बात करें सेग्रीगेशन की, तो आज भी इंक्लूसिव एजुकेशन का सेशन चल रहा था शाम की क्लास में जो लोग मौजूद होंगे। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है। सेग्रीगेशन या सेपरेशन, ये इतने नेगेटिव टर्म हैं जिसकी हद नहीं है। सेपरेशन हुआ, सेग्रीगेशन हुआ, इसके अलावा पार्शियलिटी हुआ आपका, ये सारे नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव हैं? क्योंकि आप बच्चे को अलग थलग नहीं कर सकते। ठीक है जी। मेन स्ट्रीमिंग की यदि मैं बात करूं तो मेन स्ट्रीमिंग बेसिकली, मेन स्ट्रीमिंग हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ये इंक्लूजन से थोड़े से पुराने तरीके हैं। इंक्लूजन बेटर वे है, ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा प्रोग्रेसिव है। अगर मैं बात करूं तो मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, मेन स्ट्रीमिंग में आप जैसे कोई स्पेशल एजुकेशन वाला बच्चा है जिसको कोई डिसेबिलिटी है, सीवियर है या जैसी भी है, उसको नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में बिठाया जाएगा। उसके साथ एक स्पेशल एजुकेटर या जो भी उसकी केयर करने वाला एक व्यक्ति जो बच्चे को समझता हो उसको लगाया जाएगा। नॉर्मल टीचर भी होगा, 2 टीचर्स होंगे, और फिर कोशिश की जाएगी कि उसका जो सोशलाइजेशन है वो थोड़ा बेहतर हो, वो थोड़ा इंप्रूव कर पाए। जिस भी एरिया पे काम चल रहा हो, इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाएगा। बात रही इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में एडमिशन तो दे दिया जाता है, बट स्पेशल प्रावधान उस लेवल के नहीं हो पाते जिस लेवल के इंक्लूजन में होते हैं। तो इंक्लूजन हमेशा बेस्ट है इन सभी ऑप्शंस में, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो मेन स्ट्रीमिंग हो। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग में एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जबकि इंक्लूजन डीप लेवल पे काम करेगा, बेटर है मेन स्ट्रीमिंग से इंक्लूजन, ये कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन ऑब्वियसली यहां बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यचर्या विकास की क्या आवश्यकता है। मतलब किन नीड्स को ध्यान में रख करके आपका करिकुलम डिजाइन होना चाहिए, ये पूछा है। एक बार मैं आपको दे देती हूँ पोल, ताकि आप लोग सही आंसर दे सकें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल 9 बजे होगी आपकी क्लास, तो तैयार रहिएगा। कल एग्जैक्ट 9 PM विल स्टार्ट, हर हालत में, है ना। ये लीजिए, आंसर कीजिए। पोल आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। भाई पहला, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी किन चीजों को ध्यान में रख करके करिकुलम को, पाठ्यचर्या को डेवलप किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है टू चेंज द ओल्ड करिकुलम एंड इम्प्लीमेंट न्यू प्रैक्टिसेस इन इट।
पुराने करिकुलम को चेंज करना और उसमें नई प्रथाओं को लागू करना। अगर पुराना अच्छा है तो उसको भी यूज कर लेंगे, जरूरी थोड़ी हमेशा पुराने को चेंज करके नया लागू करना ही उद्देश्य होता है। ठीक, नीड थोड़ी हुई है कोई कि पुराना हो गया तो चलो नया ला देते हैं। टू फॉलो द नॉर्म्स गिवन बाय, नया तो इसलिए लाया जाता है ताकि कुछ चेंज, कुछ बेहतरी के लिए चेंज हो, जहां जरूरत है वहां चेंज हो। ठीक है जी। फिर है बी ऑप्शन, टू फॉलो द नॉर्म्स गिवन बाय एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन ने नॉर्म्स दे दी और उनको फॉलो करना है। अगेन ये बहुत सुंदर आंसर नहीं हुआ। टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम करिकुलम डिजाइन नहीं करते, हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसका हेड, हार्ट, हैंड सबको इंक्लूड करके होलिस्टिकली बच्चा बेहतर कर सके करिकुलर और को करिकुलर एस्पेक्ट में, इसके बेसिस पे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय बन जाए, नौकरी मिल जाए, ये मेन उद्देश्य नहीं होता। ठीक है जी बात। आगे चलेंगे डी ऑप्शन पे, टू नो द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी एंड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है कि बदलते समाज की जरूरतों को जानना और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना, इसलिए हमें चेंज की जरूरत होती है करिकुलम में, या करिकुलम डेवलप होना चाहिए इस बेसिस पे कि जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो करंट नीड्स हैं, जिस हिसाब से सोसाइटी चेंज हो रही है उस हिसाब से आपके करिकुलम में एक्टिविटीज चेंज होंगी, उस हिसाब से आपका करिकुलम डिजाइन होगा, एक्टिविटीज डिजाइन होंगी, कंटेंट डिजाइन होगा, आपका टीचिंग मेथड्स, मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजीज डिजाइन होंगी और उनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है बात। तो डी ऑप्शन मच बेटर है बाकी ऑप्शन से, जिस ज्यादातर लोग आंसर सही दे चुके हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। आगे बढ़ेंगे। 1500 से ज्यादा लोगों ने आंसर दे दिया है, जबकि हम लोग इतने कम समय में और थोड़ा बेसमय भी चल रहे हैं हम लोग, इतनी लेट 2627 लोग जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेट सेफ्टी। गलती इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको देख के डर जाओ। ठीक है जी बात। लाइक शेयर करते रहो साथ में। विनय कुमार चौधरी कह रहे हैं दिखाई नहीं पड़ता है। अपनी सेटिंग्स ठीक कीजिए, दिमाग की नहीं फोन की, चल जाएगा। देखो एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी के लिए कौन सी एक बात एप्लीकेबल नहीं है, ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा ही जवाब देना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है चेंजिंग पासवर्ड्स रेगुलरली, कि आप इंटरनेट पे सेफ बने रहें इसलिए आप पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहेंगे। स्टेटस अपडेट करना पिकनिक के दौरान, या फिर चाइल्ड लॉक सिस्टम, या फिर यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आंसर ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, जवाब किसी और चीज का मत दीजिएगा, जो पूछा है उसी का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा पर लागू नहीं होता। इंटरनेट सुरक्षा का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से आप गलत इस्तेमाल किसी ना हो जाए किसी के द्वारा, या इंटरनेट की वजह से आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो अगर बात करते हैं इंटरनेट सेफ्टी की, तो इंटरनेट सेफ्टी की यदि हम बात करें तो चेंजिंग पासवर्ड्स रेगुलरली, कि अगर आपको सेफ रहना है इंटरनेट पे तो समय समय पे पासवर्ड्स चेंज करते रहो। ये इंटरनेट सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनमें से एक चीज है। आप देखते भी हैं कि रिसेंटली डेटा सामने आया था कि कोई एक कंपनी है और उन्होंने क्या हुआ कि उनका डेटा लीक हो गया, जिसमें आपके बहुत सारे पासवर्ड्स हो सकते हैं, या फिर पासवर्ड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करना, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग पासवर्ड रखना, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो तो आपका जो डेटा गया है वो यूज करके कोई ब्रीच ना कर पाए, आपकी जो भी पर्सनल डेटा है या आपकी सिक्योरिटी है वो खराब ना हो। ठीक है। अपडेटिंग स्टेटस ड्यूरिंग पिकनिक, ये पर्सनल बात हो गई, इससे इंटरनेट सेफ्टी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप पिकनिक पे गए और आपने एक फोटो लगा दिया, अब इससे कुछ हैक थोड़ी हो जाएगा। और अगर आप तक कोई पहुंच भी रहे तो वो इसमें लोकेशन की वजह से कोई बात हुई भी नहीं है कि आपने लोकेशन डाली और तब पता लगा कुछ। ठीक, वैसे भी ये पर्सनल है, इंटरनेट पूरे इंटरनेट की बात नहीं है, ये पर्सनल है। चाइल्ड लॉक सिस्टम बिल्कुल, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो इंटरनेट का। यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं आप देखते हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में भी ब्लॉक्ड होती हैं एक तरह से। फिर है यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल, ताकि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो आपके कंप्यूटर से दूर रहें। तो बी इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो यही आंसर है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेबल नहीं है इंटरनेट सेफ्टी पे। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। स्टेटस अपडेट कर देने से अचानक से कोई प्रकट नहीं हो जाएगा आपके सामने जब तक उसमें लोकेशन या 70 तरह की चीजें ना हो। तो बी ऑप्शन बेस्ट आंसर है। 60% आंसर बी ही दिया है आप लोगों ने। अब ये पता नहीं मेरे देखने के बाद 61 किया है। आज तो बहुत आंसर सही आ रहे हैं, क्या बात है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर एक भी इंसान ने इसका आंसर गलत किया ना
तो वो पानी ढूंढने वाली बात हो जाएगी और कुछ नहीं है। ये इतना लड्डू क्वेश्चन है कि मतलब इससे ज्यादा लड्डू क्वेश्चन बन नहीं सकता। लड्डू इसलिए क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है कि जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉल गिलफर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट वाले, वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ते हैं, और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी और अभिसारी चिंतन का आपस में संबंध क्या है। ठीक, फटाफट से आंसर कीजिएगा। मैं आपके सामने पोल प्रेजेंट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। सोच समझ के आंसर कीजिएगा, फिर आप कहेंगे गलती से क्लिक कर दिया था आपने, और गलती होने के बाद तो सीधे नंबर कटते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको कोई नकार नहीं सकता दुनिया में। पेपर कितना भी मुश्किल आए तब भी इस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, आसान आए तब भी, क्योंकि पूरा पेपर तो डिफिकल्ट नहीं होता ना, कुछ परसेंटेज डिफिकल्ट होते हैं। देखो एक बार, ये वो क्वेश्चन है जिनमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, सिर्फ 50% लोग भी इसका आंसर सही नहीं दे पा रहे, जबकि इसका मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 90% आप में से ज़्यादातर लोग सही आंसर देंगे। हिंदी में मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, इसके ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। कन्वर्जेंट को अभिसरण भी कह सकते हो वैसे तो, नहीं तो अभिसारी कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको अभिसारी से पढ़ते हैं, अभिसारी चिंतन। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अपसारी चिंतन। जिनको ट्रांसलेशन पे गुस्सा आ रहा हो वो एक्सपेक्ट कीजिएगा, DSSB में भी ऐसा ही मिलता है। पेपर उठा के देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितनी गड़बड़ है हिंदी वाले ट्रांसलेशन में। मैं तो आदत डाल रही हूँ आपको। डाइवर्जेंट थिंकिंग की यदि हम बात करें तो आंसर आप में से सिर्फ 48% आंसर, 1600 लोगों ने वोट किया, 3100 लोग देख रहे हैं और 1800 लोगों ने लाइक किया है। ये कम से कम 3100 के 3100 लाइक तो करके जाया करो भाई। देखो कितनी गड़बड़ है। 31% ये कह रहे हैं कि आंसर डी है, 31% लोग ये कह रहे हैं कि आंसर डी है, 48% सी की तरफ जा रहे हैं। ये तो चलो छोड़ ही देते हैं, इनका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इनका तो दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक, 48% चलो समझ में आता है, ठीक बात है आपकी। डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे लगा दिया आपने? मल्टीपल चॉइस में कौन सी डाइवर्जेंट थिंकिंग लग रही है? ये जो 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें से एक आंसर आप चूज करोगे। आपने क्या नया सोचा, क्या अलग सोचा, कौन सा एक नया आइडिया आपने इन्वेंट कर दिया? डाइवर्जेंट थिंकिंग में अलग अलग दिशाओं में सोचा जाता है। आपने कौन सी दिशा सोच ली? यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उन्हीं में से एक ही चूज करना है, मतलब अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करना है, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर सही होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग में तो मल्टीपल आइडियाज आते हैं जिनमें से आप कुछ नया, कुछ डिफरेंट चूज करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, 4 ऑप्शन में से एक को चूज कर लिया या रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। कौन सा आपने नया ऑप्शन बना दिया यहां जो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं? आंसर क्या है? अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होता जब यहां क्रिएटिविटी लिखा होता या गिफ्टेडनेस की बात होती। गिफ्टेडनेस में भी डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। जरूरी नहीं सारे क्रिएटिव होंगे, बट डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की अगर हम बात करें तो ये एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। ऐसे लड्डू लड्डू क्वेश्चन गलत करोगे अगर तो कैसे जिंदगी चलेगी? डाइवर्जेंट बोले तो अपसारी यानी फैलता हुआ अलग अलग दिशाओं में, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, आपको कोई रिपोर्ट लिखनी हुई, वो सब डाइवर्जेंट है, उसमें आप अलग अलग तरह से दिमाग चलाएंगे। कन्वर्जेंट में तो आपके सामने या तो फिल इन द ब्लैंक है, या तो आपके सामने MCQ है, या तो आपके सामने येस और नो वाला क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड काइंड ऑफ। ठीक, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की यदि हम बात करें तो इसमें आपको अलग अलग फैक्ट दिए हुए, मान लो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, और इनमें से एक ही आंसर होगा, मतलब आप एक पॉइंट पे जाएंगे, आप मल्टीपल दिशाओं से एक पॉइंट पे जाएंगे। कन्वर्जेंट यानी अभिसारी सोच में। वहीं डाइवर्जेंट में उल्टा है, आप एक स्टिमुलस दे दिया, आपको एक प्रॉब्लम दे दी, और अब आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सोचोगे, नए नए आइडियाज सोचोगे, अलग अलग दिशाओं में सोचोगे। डाइवर्जेंट का मतलब ही है, डाइवर्जेंट मतलब दिशा, मतलब अलग अलग दिशा, यानी अपसारी, फैलता हुआ। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है बहुत पुरानी, कभी किसी दिन फिर से करा दूंगी, डाइवर्जेंट का मतलब और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब। जेपी गिलफर्ड जोड़ते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपके सामने पोल दे देती हूँ इसका। रीड के लिए कुछ सेशन अलग से लूंगी, अभी बता दूंगी, वैसे ये भी देख सकते हो, बाकी मैं अनाउंस कर दूंगी इस वीक लूंगी या नेक्स्ट वीक लूंगी। ठीक है, लीजिए पोल का यूज कीजिए। पोल आपके सामने है, दुनिया है गोल, प्लीज यूज पोल है।
एक डाउट 4 पूछ लीजिए, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और बताओ 6 का डी। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन है 4 year old रिया कुड फ्लुएंटली स्पीक बंगाली, या बंगाली बोल देते हैं हम, अदर देन हिंदी हर मदर टंग। यानी बच्ची है, क्या नाम है, रिया, फ्लुएंटली मतलब पूरे प्रवाह से बिना रुके बंगाली बोलती है, बंगाली भाषा, जबकि उसकी मदर टंग जो उसकी मातृभाषा है वो हिंदी है। मान लीजिए मेरी मातृभाषा हिंदी है, आप में से कई लोगों की मातृभाषा हिंदी होगी, बट आप बंगाली बोलते हैं फ्लुएंटली, तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात नहीं है, कहीं से तो सीखी होगी आपने। हर मदर टंग तो समझ में आ गया। नोबडी स्पोक बंगाली एट होम एक्सेप्ट फॉर 2 maids एट द डे केयर सेंटर। यानी घर में उसके कोई बंगाली नहीं बोलता, पूरे घर में मदर टंग क्या है, हिंदी। मम्मी पापा दादा दादी जो भी लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर मतलब सिर्फ 2 मेड्स थी डे केयर में, जब जहां उसको रखा जाता था, माँ बाप छोड़ जाते हैं वहां ध्यान रखा जाता है छोटे छोटे बच्चों का, जहां पे 2 मेड्स थी, 2 काम करने वाली आया या जो भी हम कहें, वो बंगाली में बात करती थी आपस में। शिव ठीक है। हाउ डिड रिया लर्न टू स्पीक बंगाली? रिया ने बंगाली बोलना कहां से सीखा होगा? अब ये तो दया वाला क्वेश्चन नहीं है कि इसमें आप सीआईडी लगाएं, बहुत आसान सा है, मतलब इन्होंने डरा दिया है क्वेश्चन बना करके इतना बड़ा। सिंपल बात है ना, कहां से, हवा में तो सीखा नहीं होगा। जब 2 मेड्स जहां पे वो बच्चा टाइम स्पेंड करता था उसके एटमॉस्फेयर में थी, उसके एनवायरमेंट में वो भाषा थी कहीं ना कहीं। और नॉम चॉम्स्की कहते हैं हमारे अंदर क्या है, LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जनरेट करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। इनेट एबिलिटी है हमारे अंदर, हेरिडेटरी एबिलिटी है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर भाषा को अर्जित करने की क्षमता है, आंतरिक क्षमता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। शी वॉज टॉट द डे केयर, शी वॉज टॉट दिस लैंग्वेज एट द डे केयर। ऐसा नहीं है किसी ने सिखाई थोड़ी, वो तो 2 मेड्स आपस में बात करती होंगी या कभी कभी बच्चों से भी कुछ बात कर लेती होंगी। हर फ्रेंड्स टॉट हर, फ्रेंड्स की तो बात ही नहीं हुई। हाँ, द मेड्स एट द डे केयर टॉट हर, उन्होंने सिखाया थोड़ी, वो टीचर थोड़ी थी कि वो अपनी भाषा सिखा रही थी बच्चों को, वो तो अपना बात कर रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी नॉर्मल। शी पिक्ड अप द लैंग्वेज फ्रॉम द मेड्स। सिंपल बात है, पिक्ड अप का मतलब है एक्वायर किया है भाषा को अपने एनवायरमेंट से। जब तक पढ़ाया ना जाए लैंग्वेज को तब तक वो एक्वायर करना है, जब आप रूल्स के साथ पढ़ाने लगे लैंग्वेज को वो लर्निंग बन जाएगा। यही डिफरेंस है एक्विजिशन और लर्निंग में, भाषा अर्जन और अधिगम में। अधिगम का मतलब होता है जब आप एफर्ट प्रैक्टिस भर भर के डालते हैं उसमें तो वो हो जाती है लर्निंग या अधिगम। जब आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना होता, सबकॉन्शियसली आप बस अपने एनवायरमेंट से अपने अंदर भर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तभी वो भाषा अर्जन या एक्विजिशन कहलाता है। तो उसने जो मेड्स थी वहां से भाषा अर्जित की, उन्होंने सिखाया नहीं, उसको अर्जन किया उन्होंने भाषा का, बच्चे ने मेड्स से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 says students use their fingers to calculate numbers which maxim is used over here। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपका जितना भी आपने कॉन्सेप्ट आज तक पढ़े हैं पेडागोजी में, प्याजे व्याजे सब पढ़े हैं हमने, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा प्याजे को लेकर के। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर्स, यानी संख्या की गणना करने के लिए, मतलब 4 + 4 ऐड करने बच्चे को। अब बच्चा क्या कर रहा है, फिंगर्स का यूज करेगा, या आप लोग भी ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको यूज करते होंगे बचपन में, मैंने भी किया है, हम सब ने किया है कि मान लो 3 + 2 करना है उसको, तो वो कर रहा है 1 2 3 और फिर 2 और ऐड कर लेगा, है ना भाई, 1 2 3 और 2 और ऐड कर लिया तो 4 5। दैट मीन्स कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है कहीं ना कहीं। पोल में देती हूँ, पोल देना आपको भूल ही गई, पोल दे देती हूँ एक बार। ये इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन बन नहीं सकता यदि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखा हुआ है तो। अब गलतियां इसमें भी करेंगे, अभी भी मैंने आपको बता दिया है आंसर, फिर भी आप पोल में गड़बड़ करेंगे। लिख के ले लीजिए बेशक, है ना, लिख के लीजिएगा। अच्छा ये कौन सा गाना है, ओके फाइन, याद आ गया मुझे। चलो आज तो यही सुनना है। देखो एक बार आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। हम लोग 3500 लोग देख रहे हैं, 2600 लाइक है। लाइक शेयर करने के बाद यहाँ पोल दिया जाता है ताकि आंसर सही हो। पोल कहाँ है देख लीजिए, बिल्कुल 81% आंसर सही हो गए हैं पोल देते ही, क्योंकि आंसर तो मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था। ठीक है जी, अभी भी 79%। कौन किसको हंसी आ रही है इतनी? चलिए बहुत बढ़िया, इसी बात पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर्स, बच्चे अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, नंबर्स को जोड़ने के लिए। 2 + 2 4 हो गए, उन्होंने कहा 2 + 2 फिर 1 2 3 4, मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट
कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बोले तो जिसको टच और फील किया जा सके। उंगलियां क्या हैं? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। नंबर्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। नंबर्स कहीं लिखे हुए मतलब कहीं ऐसी चीज थोड़ी नंबर जिसको उठा के दिया जा सके, ये तो हमने ही बनाया, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें यहां कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त, मूर्त जिसको टच और फील किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट जो विचारों में हो आपके, अमूर्त। ठीक, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या है? उंगलियां। अमूर्त क्या है? नंबर्स, जो दिमाग में सोच रहे हैं हम, जो दिमाग में हम सोच रहे हैं वो अमूर्त है। ठीक, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। पर्टिकुलर टू जनरल जैसा यहाँ कोई हमने कुछ यूज किया नहीं है, नोन टू अननोन ये सब बेकार की बातें हैं। तो सिंपल आंसर है कि कॉन्क्रीट मटेरियल हमारे सामने है जिससे हम क्या यूज कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहां देखना चाहें, देखिए जैसे ये कॉन्क्रीट मटेरियल है, मान लीजिए 2 स्ट्रिप्स हैं। ठीक, इसमें एक हाफ का सिंबल बना हुआ है, एक में 1/4 बना हुआ है। ठीक, इसको 1/2 बना हुआ है, ये कह सकते हैं। 4 में से 2 कवर्ड है ना, 50%। तो ये क्या कॉन्क्रीट है कि आपके सामने मान लीजिए एक बैंडेज जैसा ही है, उस पर एक निशान लगा लिया आपने 2 या 3 का, तो ये रिप्रेजेंटेशन है कॉन्क्रीट फॉर्म में, जिसमें आप इसको टच करके देख सकते हैं। जब इसको नंबर के फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा? 1/2। अब ये इसका ही रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ये जो कॉन्क्रीट फॉर्म में जिसको टच फील कर सकते थे उसको नंबर में कर दिया कन्वर्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बन गई। आपको याद होगा सिंपल, जब हम गिनतियां सीखते थे या फिर कुछ कुछ चीजें करते थे, जैसे हमको कहा जाता था भाई 10 में से 2 घटा दो, तो हम पहले 1 2 3 4 ऐसे डंडे बनाते थे प्रॉपर लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक। अब 10 में से हम क्या करते थे? मान लो 5 हटाने को कह दिया गया, 5 हटा दिया, तो अब ये कॉन्क्रीट फॉर्म में हमने एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। टोटल कितना आ गया? 5। ये जो 5 आया ये एब्स्ट्रैक्ट था, और ये जो हमने माचिस की तिल्लियां या जो भी चीज का यूज किया 10 में से 5 हटाने के लिए, वो कॉन्क्रीट फॉर्म थी जिसको टच फील कर सकते थे। समझ पा रहे हो ना बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है मौज कर दिया आपने सॉन्ग में, सही है। चलो कमेंट करके बता देना बाद में, कई लोगों को तो समझ में नहीं आया अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्याजे भी इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि आजकल लैंग्वेज और हर तरह के क्वेश्चन मिक्स होकर आने लग गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, इसीलिए मैंने इनको ऐड भी किया है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज? लैंग्वेज के बारे में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के किस भाग में है? 19वें, 20वें, 17वें या फिर 18वें? अब देखना, इसमें भी इतनी गलतियां करेंगे हम, जबकि हमने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और इतना तो एटलीस्ट हमें एक इंडियन सिटीजन के रूप में पता ही होना चाहिए कि हम भाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है। जवाब दीजिए एक बार, फिर बात करेंगे इस पे। समझ गए मैम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सॉन्ग ही समझोगे, पढ़ मत लेना। ममता कुमारी, सी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन का मतलब 34% आंसर ही सिर्फ सी ऑप्शन है। 23% अलग अलग 23%, 23% ए, 19% बी, 38% सी और 22% है डी। देख रहे हो कितनी विविधता है आप लोगों में? इतनी विविधता अगर रहेगी तो पेपर तो कुछ ही लोगों का क्लियर हो पाएगा फिर, है। आंसर जो है वो 17 है। अब इसको बढ़ा मत देना यहाँ पे गलत आंसर दे करके, पोल एंड कर देती हूँ मैं। हाँ, 17th जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, उसमें बात हुई है भाषा की। अभी कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको आप फिर से गलत करेंगे, देखिएगा अभी। ठीक, आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, भाग की बात हो रही है, पार्ट की बात हो रही है। इनको आर्टिकल पे मत लेके जाओ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। 17वें भाग में अभी और क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं डिटेल नहीं दे रही हूँ अभी आपको, तभी आपसे और गलतियां भी तो करानी है ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग? इनमें से कौन सा एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब नॉट लिखा होता है तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, किसी का नाम संभावना तो नहीं है? देखिए एक बार। मैम हमारा गलत हो गया, तबस्सुम कह रही हैं, कोई बात नहीं तबस्सुम, क्वेश्चन नंबर 9 सही करके देखो, मौका है आपके पास। पोल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। जिनको पोल शो नहीं हो रहा लाइव में, वो अपनी यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लीजिए,
तो ये नया फीचर है, तो शायद आपको नजर आ जाए। देखिए एक बार, देखिए देखिए। एक मिनट रुको, अब कोई पलटी नहीं मार सकता। हाँ, कौन कितने पानी में, पोल से पता लग जाएगा। सही बात है अश्विनी राजपूत। और बताइए। हम्म चलो फिर आगे बढ़ें। आप लोग सी ऑप्शन को सही बता रहे हैं, चलिए कहीं तो आप थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट अ मूवी रिव्यू जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। क्रिटिकल थिंकिंग मूवी रिव्यू में बिल्कुल लगती है, क्योंकि आप क्रिटिकली सोचते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से सोचते हैं कि क्या इस मूवी को सिर्फ आप सब हंस के आगे और खुश होके आगे तो सही है, इसके और भी तो एस्पेक्ट हो सकते हैं, है ना। क्रिटिकल रिव्यू में आप उसमें उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी जब आप मूवी रिव्यू लिख रहे हैं या एक बुक रिव्यू लिख रहे हैं, तो कि आप कैसे सोचते हैं उस चीज के बारे में। राइट अ ब्लॉग टू एक्सप्रेस व्यूज, क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए एक ब्लॉग लिख रहे हैं जिसमें आप अपने वर्ड्स में किसी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं एक नए तरीके से। प्रिपेयर पोस्टर, जब आपने पोस्टर को प्रिपेयर किया तो प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हुई ये बता दो बस। पोस्टर प्रिपेयर करना एडवर्टीजमेंट है या फिर अवेयरनेस फैलाना है, अगर मैं कहूं तो, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो है जहां आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, किसी समस्या का समाधान निकाल देंगे। सिर्फ पोस्टर बना देने से सिर्फ सॉल्यूशन हो जाएगा नहीं। फिर है प्रिपेयर प्रेजेंटेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हाँ, जब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो दैट मीन्स आप उसको प्रेजेंट करने जा रहे हो लोगों के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने, तो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर होगा। बिल्कुल सही है। एक ही चीज गलत है जो कि सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है और गलत ही सही है। यहाँ पे पोस्टर तैयार करना समस्या समाधान में नहीं आता, और यही हमसे पूछा था कि गलत क्या है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जिनको कंफ्यूजन अभी भी बाकी हो। 58% आंसर सही है, 2000 लोगों ने वोट किया है अभी तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ओहो हो, अच्छा ये तो आज मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द 8th स्केड्यूल नाउ। अब आएगा, मतलब वो एक मीम चलता है ना, बिल्कुल मजा ही आएगा। अब तो देखना इसको आंसर करने में, आप लोग जो जो गलतियां करने वाले हो हैं उसकी हद नहीं है। लाइक शेयर करते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। आप लोगों का सबका पता लग रहा है कि कितने आप तुक्के में आंसर करते हो और कितने गड़बड़ी आप करते हो। ये लीजिए पोल, कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ये पूछा है, और ये आपको पता होना चाहिए। मैं हिंट के लिए बता देती हूँ, जितनी भाषाओं में सीटेट का एग्जाम होता है उतनी ही भाषाएं हमारे 8th स्केड्यूल में हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मनिंदर कह रहे हैं मैम इतना सोच समझ के कैसे जीते हो। जी लेते हैं बस, क्या करें। देखो एक बार, बहुत मजे लेने का मन कर रहा है। ये तो सबको पता है, हाँ अभी पता लगेगा कितना पता है। बहुत बढ़िया, हाँ इतना हिंट तो एटलीस्ट काफी था। 22 भाषाओं में हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, और 22 भाषाएं हैं हमारी 8th स्केड्यूल में, जिसमें आपकी कोंकणी से लेके मैथिली से लेकर के हिंदी ऑफ कोर्स, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी बंगाली और कन्नड़ा, ये सारी जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं 8th स्केड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ज्यादातर इसमें भी गलतियां अभी भी हो रही हैं, देख लो 88% ही सही है, जबकि ये तो 90 के ऊपर जाना चाहिए था एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज लैंग्वेज टीचिंग। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। भाषा शिक्षण क्या है। बिल्ट इन लर्निंग कहलाएगा, नेचुरल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। आपको कोई भाषा शिक्षण करे, भाषा शिक्षक जब पढ़ाए लैंग्वेज को, तो वो क्या है। दूसरा पोल दे देती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आंसर कीजिएगा फटाफट से, आपको समय भी मिल जाएगा इस बहाने पढ़ने का, कई लोगों के लिए जल्दी हो जाता था। चलो देखिए एक बार, आंसर कीजिए, भाषा शिक्षण क्या है। भाई लैंग्वेज टीचिंग जब क्लासरूम में होती है तो वो क्या है, क्या कहलाएगी। इतने सारे लोग रात को जगे हुए हैं, वाह। बस लाइक नहीं होता इतने सारे लोगों से। ये एनर्जी बढ़ाने के लिए बोलती रहती हूँ मैं, नहीं तो कई बार तो मुझे याद नहीं रहता कि ये बोलना भी होता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलें देखिए, 42% आंसर ही सिर्फ सही हैं, बाकी सब गलतियां कर रहे हैं। देखो ए ऑप्शन
24% लोग ए दे रहे हैं। बिल्ट इन लर्निंग आज तक पढ़ा है आपने कहीं, या बस तुक्का लगाना था? नेचुरल लर्निंग चलो समझ में आता है कि ये तो टीचिंग की बात हो रही है, तो नेचुरल तो नहीं कहेंगे इसको, स्पेशली लैंग्वेज के केस में। नॉन फॉर्मल भी कह दिया 23% लोगों ने, और 43% लोग कह रहे हैं कि ये है फॉर्मल एजुकेशन। देखो नॉन फॉर्मल होता जब आप कहीं इग्नू से लैंग्वेज सीख रहे हैं, जहां पे लैंग्वेज टीचिंग की बात एटलीस्ट नहीं होती। जब आपके सामने सिंपल है व्हाट इज लैंग्वेज टीचिंग, शिक्षक है जो भाषा को पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, भाई फॉर्मल हुआ ना। जब पढ़ाई प्रॉपर औपचारिक रूप से, जिसकी क्लास लग रही हो, जिसको पढ़ाया जा रहा हो जिस चीज को, वो तो फॉर्मल औपचारिक शिक्षा कहलाई, जिसमें प्रॉपर क्लास में बैठे हुए हैं आप और सीख रहे हैं। ठीक। नेचुरल होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, बिल्ट इन लर्निंग जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है लैंग्वेज में। ठीक है जी। तो नॉन फॉर्मल की बात जब तक डिस्टेंस लर्निंग की या ओपन स्कूलिंग की बात नहीं हुई थी, तो आपने नॉन फॉर्मल क्यों, अपनी एक्सेप्शनल ब्रेन क्यों लगा दिया आपने? सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना था, है ना? पेपर में लिखा भी होता है। डी ऑप्शन सही है, बाकी सारा गलत आंसर है। आगे बढ़ेंगे अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ। 3-4 क्वेश्चन और रहते हैं आपके। 12th क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। वाई शुड टीचर्स यूज मल्टीमीडिया इन टीचिंग, यानी मल्टीमीडिया का प्रयोग क्यों करें शिक्षक, चाहे वो पिक्चर्स हों, चाहे वो वीडियोस हों, चाहे वो और 70 तरह की चीजें हों, क्यों करना चाहिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, ये बता दीजिए। सबसे पहले मैं आंसर दी थी, पूजा कह रही हैं, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ें। लो पोल ले लो इसी बात पे। एक्चुअली अब पोल के चक्कर में मेरे सामने 5 स्क्रीन हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो रही है मेरे ब्रेन को, इतने ऑप्शंस मिल गए हैं जिसकी हद नहीं है। देखिए, वाई शुड टीचर्स यूज मल्टीमीडिया इन टीचिंग। पहला ऑप्शन है यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंस, रिड्यूसिंग द एफर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस। क्या कहेंगे आप, बताइए। 4000 लोग हम लोग जुड़ करके हो गए। इतनी रात को आप लोग इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, मज़ा आ जाता है। मतलब मैं तो इतने टाइम से मैं खुद परेशान चल रही हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाता है आसपास, फिर साथ में कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है अपनी क्लासेस की, फिर टाइम ऊपर नीचे रहता है। उसके बाद आप लोग जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं ना, फिर कैसे इंसान नहीं चाहेगा कि खड़ा हुआ जाए आपके सामने, लेकर के डिस्कशन किया जाए कंटेंट के साथ अच्छे। कल मिलेंगे हम 9 बजे। कल का पक्का वादा है, वैसे वादे तोड़ने के लिए बनते हैं, बट ठीक है, कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल ज़्यादातर आंसर आपके बी हैं, जो कि सही भी हैं। ठीक है। देखिए, मल्टीमीडिया को क्यों यूज़ किया जाना चाहिए टीचिंग में, यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। अब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये कोई जवाब हुआ? मतलब पूछा कुछ है, जवाब हम कुछ और दे रहे हैं। द परस्यूट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंस। हाँ, एक अलग अनुभव मिलेगा जो कि वर्चुअल है ऑब्वियसली। परस्यूट ऑफ नॉलेज, कुछ चीजें नई जानने को मिलेंगी जो शायद किताबों में नहीं थी, जो शायद एग्जांपल्स आपके पास भी नहीं थे। कुछ नया डिस्कवर करेंगे। कुछ ऐसी, मान लीजिए डिस्कवरी रिलेटेड वीडियो दिखा दी जिसमें कुछ नया ही प्रूव किया जा रहा है एक तरह से। रिड्यूसिंग द एफर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, कभी भी हम काम घटाने के लिए कुछ और नहीं बनाते। कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को आपने वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे दिया कि आप उसको ले जा के कहीं पे और तब एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो बेटर है कि जो भी, एक तो अनुभव तो है लेकिन अलग अलग तरह के नहीं है, तो एक्सपीरियंस भी, नॉलेज भी, डिस्कवर भी कर पाएगा, वो कुछ नया होते हुए भी देख पाएगा। बेटर ऑप्शन इज बी, जो कि आप लोगों ने आंसर किया भी है 46% ने, 2500 लोगों के पोल में से। ठीक है जी, हम लोग हैं 4000 लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। यानी जब बच्चे जो हैं सिस्टमैटिक थिंकिंग, एक सिस्टम में सोच पाते हैं, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग कर पाते हैं, सही को सही और गलत को गलत सोच पाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? मैं नेक्स्ट पोल आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। फाउंडेशन बैच आएगा नेक्स्ट मंथ, आएगा अगस्त में आएगा, पेडागोजी स्पेशल। अभी तो जो चल रहे हैं बैचेस उन्हीं पे काम हो चल रहा है, एडमिशंस क्लोज्ड हैं। आंसर कीजिए, चलिए आंसर कीजिए। पोल आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। डेवलप इंटरेस्ट, प्रोग्रेसिव अप्रोच, डेवलपिंग स्किल्स या डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। या डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो रही है, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग डेवलप हो रही है। इस अप्रोच को क्या कहोगे? डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कहोगे इस अप्रोच को? जम नहीं रही ना बात, भाषा पढ़ो ना क्वेश्चन की एक बार।
डेवलपिंग स्किल्स, अप्रोच को क्या कहेंगे, ये सब तो हमने लिख दिया ना कि क्या क्या डेवलप हो रहा है, सिस्टमैटिक थिंकिंग और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, यानी बच्चा प्रोग्रेसिवली सोच पा रहा है, विकासशील दृष्टिकोण उसके अंदर डेवलप हो रहा है कि वो आगे की तरफ बढ़े जीवन में। हमेशा जब भी सामने उसकी सिचुएशन आए तो वो प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सोच पाए, उसके बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में, और ऑब्जेक्टिवली सोच पाए। ऑब्जेक्टिवली मतलब सिर्फ मान ना ले कि कुछ प्रथाएं चल रही हैं, किसी ने कह दिया कि चुड़ैल होती है, ये होता है, वो होता है, बस मान लिया उसने, नहीं, उसकी सोच प्रोग्रेसिव हो जाए, वो अप्रोच प्रोग्रेसिव अपनाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक सोचेगा, ऑब्जेक्टिविटी उसकी बात में होगी, फैक्ट्स पे वो बात करेगा, ना कि सिर्फ मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया और मान गए। तो अप्रोच यहाँ पे प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो 47% लोग आंसर कर भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ एडी मॉडल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एडी मॉडल जो कि इंस्ट्रक्शन का एक मॉडल होता है, इसके स्टेप्स कौन से होंगे, या एक तरह से स्टेप्स प्लस इसकी फुल फॉर्म, दोनों चीजें पूछ ली हमसे। देखिए, पोल ले लीजिए इसी बात पे और आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। मैम आई एम अ नीट एस्पिरेंट, आई एम हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम यू। धन्यवाद नीलम कलवानी, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर कीजिए इसी बात पे। 41% बी कह रहे हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं। बताइए एक बार। मैम प्लीज टीच ECC एज वेल। ज़्यादातर टॉपिक्स तो मैं करा भी चुकी हूँ, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे यूट्यूब पर ही, और अगर कुछ और टॉपिक आपको रहते हैं तो आप मेल डाल दीजिए, एक देख लेंगे, एक सेशन में कर लेंगे। आंसर कीजिए एक बार। विनय कुमार चौधरी आंसर कीजिए। बी आंसर पे, बी पे इतना जोर क्यों है आपका? किसने कह दिया आपसे बी है? एप्लीकेशन नहीं होता, पहले एनालिसिस देखा जाएगा तोड़ करके, जो भी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, फिर डिज़ाइन किया जाएगा इस एनालिसिस के बेस पे, फिर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। अब जो डिज़ाइन किया था उसको इम्प्लीमेंट करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे डाल करके, और देन हम उसको इवेल्युएट करेंगे, समथिंग लाइक दैट होना चाहिए। फिर आप क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसमें, ठीक है। ADDIE सही तो है। ए ऑप्शन में क्या गड़बड़ नजर आ रही है आपको? ये एप्लीकेशन नहीं होता है, एनालिसिस होता है, ठीक। बाकी सब तो एज इट इज है, बस यहाँ एनालिसिस की जगह एप्लीकेशन दिया हुआ है। आप लोगों ने खूब गलती की है आंसर करने में। अब इस एडी अप्रोच को समझ भी लेते हैं। इसका आंसर है ए ऑप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्लेषण, डिजाइन, फिर आगे बात करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट करा देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के कराएंगे। अभी तो पहले सिलेबस खींचा जाएगा बैचेस का, क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी, बीच में इतना गैप आ चुका है ना। जितनी छुट्टी मैंने पिछले 5 साल में नहीं ली, उतनी मैंने इस साल ले ली हैं। अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं। देखो एक बार, बट ठीक है, अभी हेल्थ पे भी काम चल रहा है, एकदम बढ़िया एक्सरसाइज चल रही है, मस्त। खैर देखो, अगर हम बात करें इस एडी की, ये एडी क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, सॉरी इंस्ट्रक्शनल मॉडल है बेसिकली, जो ट्रेनर्स के लिए एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे टीचर्स को ट्रेन करना है या एक मॉडल को फॉलो करना है, ठीक। पहला है इसमें एनालिसिस, आप एनालाइज करेंगे क्या कमियां हैं सिस्टम में, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है ना, या क्या चीज़ें हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आप डिज़ाइन करते हैं इस एनालिसिस के बेस पे कि आपको जो कमियां नज़र आई या जो आपने देखा तोड़ करके चीज़ों को, अब उसके बेसिस पे कुछ नया डिज़ाइन किया, आगे सॉल्यूशन, फिर उसको आप डेवलप करेंगे। यानी अब आप पर्सनल लेवल पे उसको एक्सपीरियंस में डाल करके देखेंगे। देन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। अब आप इसको रियल लाइफ में लोगों पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपके सब्जेक्ट हैं, और फिर लास्ट में आप इवेल्युएट करते हैं कि जो चीज़ आपने डिवाइस की थी वो वर्क कर पाई या फिर नहीं। तो ये 5th हो जाएगा एडी मॉडल में। ये 5 स्टेप होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इस हिसाब से सही था। इसको फिर से देखने की इच्छा हो रही हो तो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और बचता है, फिर आप सोने जा सकते हैं। देखिए, एनालाइज करना, फिर डिजाइन करना, देन डेवलप करना कि आप आगे क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देना, और लास्ट में आप इवेल्युएट करेंगे। यही सिस्टम चलता रहता है पूरे एडी मॉडल में। क्या समझे? समझे कि नहीं? बताइए। सीटेट की तैयारी कर रही हूँ अभी मैं, फिलहाल आपके CDP के प्लेलिस्ट देख रही हूँ, तो पूछना था ये वाली सीरीज भी साथ में। हाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है, ये वाली सीरीज देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ टॉपिक्स अलग होंगे बट उससे आपका दिमाग खुलेगा, नुकसान कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज्ड, अब ध्यान से पूछा है कि डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है किसका, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग का, जिसमें कंप्यूटर असिस्ट करता है भाषा सिखाने में, जैसे प्रोनाउंसिएशन में या और 70 तरह की चीजों में कंप्यूटर हेल्प करेगा। मैं पोल आपके सामने दे देती हूँ। जोएल नाथ, उसके प्रीवियस ईयर पेपर त्रिपुरा टेट के, और क्या कहेंगे हम उसको, एग्जाम की डेट, सिलेबस, ये सब मेल कर देना himanshi.edu10@gmail.com पे। तो मैं कोशिश करूंगी एक सेशन आपके लिए बना पाऊँ, आपने इतनी मेहनत की ही है तो। लो पोल आपके सामने है, आंसर कीजिए। डिसएडवांटेज क्या होगा किसका, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग का, जिसमें कंप्यूटर असिस्ट करेगा भाषा को सीखने में। यूज्ड फॉर रेमेडियल टीचिंग, जैसे बहुत सारी एप्स भी आती है ना, उसमें एप्पल लिखा होगा या कोई और भाषा का कोई वर्ड लिखा होगा, फिर आप प्रोनाउंस करेंगे, फिर वो कंप्यूटर सामने जवाब देगा आपने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं किया, या कंप्यूटर प्रोनाउंस करके दिखाएगा। यूज्ड फॉर रेमेडियल टीचिंग, लेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, इट कैन बी एक्सपेंसिव, लेस मोटिवेशन फैक्टर। बताइए, इसमें तो आप जवाब एटलीस्ट अच्छा देंगे, मेरी उम्मीद है आपसे। 70% आंसर सही आ रहे हैं, जो कि बात आपकी सही भी है। सिर्फ 9% ए कह रहे हैं, 68% आंसर आप लोग बी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ सी ऑप्शन है 9% और डी है 13%। बात आपकी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर असिस्टेड में क्या है, इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रियल इंटरेक्शन है, जो अन्योन्य क्रिया है, जो अंतः क्रिया है, जो आपस में बातचीत है, उसकी कमी हो जाती है कंप्यूटर असिस्टेड में, क्योंकि कंप्यूटर है ना सामने टीचर की जगह, इन्वॉल्वमेंट कंप्यूटर का ज्यादा है, तो कमी हो जाएगी। लेस इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन जहां जरूरत पड़ेगी बट बहुत कम। तो इसका बी ऑप्शन सही था। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस थे आपके। कितने ठीक हुए हैं क्वेश्चंस ये बता दीजिए। और इसके अलावा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। ये तो आपको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, अपनी एनर्जी और आपकी दोनों की। मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, कुछ और समझ नहीं आता क्या बोलना है, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है। ये नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा सब्सक्राइब करने के बाद भी, ठीक है जी। चलें फिर आज के लिए इतना ही रखें। कैसा लगा आपको ये सेशन, ये बता दीजिए एक पोल में। धन्यवाद। कल आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पोल का यूज़ किया जाए। लो एक बार मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ए ऑप्शन है गुड, बी है ग्रेट। देख रहे हो, मतलब ये इसको बोलते हैं फ्यूटाइल चॉइस इंग्लिश में, मतलब कुछ खास आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने पूछा हाउ वाज दी सेशन, अब या तो आपको गुड आंसर करना है या ग्रेट आंसर करना है, तो आपके पास कोई खास रियल चॉइस मौजूद नहीं है ना। ये ऐसी एक चॉइस है जो सिर्फ दिखती है कि चॉइस है, ठीक। चाहे आप गुड कहें, चाहे आप बेस्ट कहें, चाहे आप बेटर कहें, फायदा मेरा ही है ना। देखो एक बार टेलीग्राम चैनल से ये कई सारी पीडीएफ हैं जो मुझे शेयर करनी है, मैं कर दूंगी। ये टेलीग्राम चैनल पे लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, समय खराब हो अच्छा हो जो भी हो, है ना। चलिए फिर टेक केयर, कल मिलेंगे। 12 आउट ऑफ 15 सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। 15 आउट ऑफ 14 कौन है, चश्मे वाली लड़की श्वेता वाधवा, बहुत बढ़िया जी। हाँ, रीड के लिए कुछ सेशन ले लूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। वो जो मैंने कोर्स बनाया था एक बार उसको देखो रीड के लिए, कुछ उसमें और भी सेशन ऐड कर दूंगी। 74% लोग कह रहे हैं सेशन वॉज ग्रेट। धन्यवाद आप सभी का। 26% को गुड, धन्यवाद। मेजॉरिटी विंस। टेक केयर, कल फिर मिलेंगे 9 बजे मिलेंगे कल तो पक्का पक्का। बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो भी आपके विचार हों। लिख के लीजिए।